सर्जन मैथ्यू और उनके स्पॉटर सर्जन आइजैक एक इराकी डेजर्ट में 5 लाइन कंस्ट्रक्शन साइट की जांच करने के लिए भेजे जाते हैं, जहां पहले से ही सभी अमेरिकन वर्कर्स मारे जा चुके होते हैं। सर्जन मैथ्यू और सर्जन आइजैक पत्थरों के पीछे छुपे हुए हैं, जहां वो तेज धूप और डेजर्ट के भयंकर गर्मी में दुश्मन स्नाइपर की ठिकाने का पता लगाने की कोशिश कर रहा है। इस तनहा भरे इंतजार के बीच पूरे 20 घंटा गुजर जाते हैं बिना किसी हादसे के। जैसे जैसे वक्त बीतता है, मैथ्यू धीरे धीरे बेचैन होने लगता है और ये सोचने लगता है कि शायद वहाँ अब कोई इराकी सोल्जर बचा नहीं है। इधर उधर बिखरी हुई लाशों को देखकर ऐसा महसूस होता है जैसा किसी टीम ने साइट पर अचानक हमला की हो, सभी को मार गिराया हो और फिर अपना मिशन पूरा करने के बाद बिना कोई निशान छोड़े वहाँ से निकल गया हो। ये सुनकर आइजैक मैथ्यू को शांत करने की कोशिश करता है और उसे सोच समझकर फैसला लेने की सलाह देता है। फिर वो अपनी एक थ्योरी रखता है, क्योंकि सभी वर्कर्स को सिर्फ हेडशॉट मार के ही खत्म किया गया है। इसका मतलब ये हो सकता है कि ये काम किसी माहिर स्नाइपर का है। लेकिन लंबी इंतजार के बाद मैथ्यू बेचैन हो जाता है और ज्यादा रुकना उसके लिए मुश्किल होने लगता है। वो जगह का करीबी इंस्पेक्शन करने के लिए नीचे उतरने का फैसला करता है और आइजैक से कहता है कि वो उसका कवर करेंगे, ताकि अगर कोई खतरा हो तो तुरंत रेस्पॉन्स दिया जा सके। जल्द ही मैथ्यू साइट के करीब पहुंचता है और वो इधर उधर बिखरी हुई मरे हुए सोल्जर्स और वर्कर्स की लाशों को गौर से देखने लगता है। इसी बीच आइजैक अपनी दिक्कत शेयर करता है कि उसका स्कोप धीरे धीरे धुंधला होते जा रहा है, जिस पर मैथ्यू मजाक में उसका मजाक उड़ा देता है और ताना मारता है कि उसने पहले ही अपना स्कोप बदला क्यों नहीं। आइजैक जवाब देता है और उसे याद दिलाता है ये स्कोप उनके एक मरे हुए प्यारे दोस्त डेन का था। मैथ्यू ध्यान से एक एक करके लाशों का जांच करने लगता है, उनके जख्म और डेड पैटर्न को ऑब्जर्व करके नया क्लू ढूंढने की कोशिश करता है। जब उसे एहसास होता है कि सभी लोग एकदम सही और प्रिसाइज हेडशॉट से मारे गया है, तो वो धीरे धीरे आइजैक की थ्योरी पर विश्वास करने लगता है कि ये काम किसी हाईली स्किल्ड स्नाइपर का हो सकता है। आइजैक ये देखकर फौरन सजेस्ट करता है कि मैथ्यू जितना जल्दी हो सके वहाँ से सुरक्षित निकल जाए। लेकिन आइजैक की चिंता के बावजूद मैथ्यू साइड के बीच में खड़ा हो जाता है और सोचने लगता है कि गोलियां किस दिशा से आई हो सकती है। वो अपने आसपास की माहौल को ऑब्जर्व करता है, एक स्नाइपर की तरह उसकी पॉसिबल फायरिंग पोजीशन एनालाइज करने की कोशिश करता है, बिना ये समझे कि वो खुद ही एक खतरनाक टारगेट बन चुका है। अचानक एक जोरदार गोली की आवाज गूंजती है और अगले ही पल मैथ्यू जमीन पर गिर जाता है। उसके चेहरे पर दर्द साफ नजर आता है, जबकि वो अपनी पेट में लगी गोली को सहने की कोशिश कर रहा होता है। ये देखकर आइजैक बिना सोचे समझे अपने साथी ऑफिसर को बचाने के लिए आगे बढ़ता है। वो गोलियों से बचने के लिए जीत दौड़ता है ताकि स्नाइपर को एक क्लियर टारगेट ना मिल सके। लेकिन जैसे ही वो मैथ्यू को सुरक्षित जगह ले जाने की कोशिश करता है और गोली चलती है और उसकी पैर पर लग जाती है। दर्द के मारे वो तुरंत गिर पड़ता है, लेकिन किसी तरह वो अपने होश को संभालता है। इस हालत में आइजैक के पास कोई दूसरा चारा नहीं होता। वो मजबूरन मैथ्यू को वही छोड़कर एक टूटी फूटी दीवार के पीछे छुपने के लिए भाग जाता है, ताकि खुद को बचा सके और किसी तरह इस जानलेवा सिचुएशन से निकलने की कोई तरीका ढूंढ सके। इसी दौरान मैथ्यू कमजोर आवाज में आइजैक से कहता है कि वो बेस कैंप से संपर्क करे, बैकअप और रेस्क्यू टीम बुलाए। दूसरी तरफ आइजैक अपनी घायल पैर पर बेल्ट बांधने की कोशिश करता है ताकि अपनी पैर की बहते हुए खून को रोक सके। फिर वो अपनी रेडियो बैग उठाकर बेस कैंप पर संपर्क करने के लिए ट्राई करता है, लेकिन जल्द ही उसे एहसास होता है कि सिग्नल नहीं आ रहा है। स्नाइपर ने पहले ही एंटेना को गोली से निशाना बनाकर तबाह कर दिया है। मैथ्यू तकलीफ के बावजूद आइजैक से कहता है कि वो स्नाइपर की लोकेशन का पता लगाए ताकि वो उस पर निशाना बना सके। आइजैक उसे रोकने
की कोशिश करता है और चेतावनी देता है कि अगर वो जरा भी हिला तो स्नाइपर तुरंत दोबारा गोली चला देगा। मैथ्यू खून ज्यादा बहने के कारण उधर ही बेहोश हो जाता है। आइजैक एक ब्लेड से अपनी पैर पर लगी गोली को निकालता है जो बेहद दर्दनाक था और आखिरकार दर्द और थकान से बेहोश हो जाता है। आइजैक होश में आता है और अपने रेडियो फोन से हल्की आवाज सुनता है जैसे बेस से कोई ऑफिसर उसे संपर्क करने की कोशिश कर रहा हो। ये सुनकर वो खुशी से तुरंत बैकअप और मेडिकल सप्लाईज की मांग करता है, लेकिन जल्द ही उसे शक होने लगता है जब ऑफिसर अजीबोगरीब सवाल पूछने लगता है, खासकर उसकी एग्जैक्ट लोकेशन जानने की जिद करता है। ऑफिसर ये भी सजेस्ट करता है कि आइजैक खड़ा होकर हवा में गोली चलाए ताकि उन्हें उसकी सही जगह का पता चल सके। ये सुनकर आइजैक समझ जाता है कि कुछ गड़बड़ है। जब आइजैक ध्यान से उस आदमी की आवाज सुनता है तो उसे एहसास होता है कि उसका एक्सेंट अमेरिकन नहीं है। ये वही स्नाइपर जुबा है जिसने रेडियो फ्रिक्वेंसी हैक कर लिया है ताकि एक चाल चल सके। सच समझने के बावजूद जुबा आइजैक से बात करने पर जोर देता है क्योंकि वो उसके बारे में और ज़्यादा जानना चाहता है। पहले आइजैक मना कर देता है, लेकिन जब जुबा मैथ्यू पर दोबारा गोली चलाने की धमकी देता है तो वो मजबूरन बात करने के लिए तैयार हो जाता है। आइजैक जुबा से पहले बोलने के लिए कहता है जबकि वो मिट्टी पर साइड का नक्शा बनाकर गोली की दिशा का हिसाब लगाने और स्नाइपर की पॉसिबल लोकेशन का पता लगाने की कोशिश करता है। स्नाइपर आइजैक से उसकी परिवार के बारे में पूछता है, लेकिन आइजैक अपनी पर्सनल बात जवाब देने से इनकार करता है। वो अपनी बारे में कुछ भी बताने से मना कर देता है तो स्नाइपर दोबारा मैथ्यू को गोली मारने की धमकी देता है, लेकिन अब आइजैक उसकी बातों पर विश्वास नहीं करता। अपनी चालाकियां दिखाने के लिए जुबा आइजैक को स्कोप के पहले मालिक का नाम बताता है और कहता है वो मर चुका है, बिल्कुल वैसे जैसे मैथ्यू ने पहले मजाक में कहा था। ये सुनकर आइजैक को एक बड़ा झटका लगता है और वो सोचता है कि जुबा को ये जानकारी कैसे मिली। मतलब वो उनके बातें तब से सुन रहा था जब से वो यहाँ आए थे। जब वो अपनी पानी पीने की कोशिश करता है तो वो देखता है कि उसकी बोतल पर एक छेद है जो स्नाइपर की गोली से बना था। आइजैक समझ जाता है कि जुबा ने जानबूझकर बोतल, एंटेना और उसके पैर पर गोली मारी थी ताकि उसे ऐसी हालत में डाल सके जहां से भागना नामुमकिन हो और वो धीरे धीरे मौत की तरफ बढ़े। जुबा के बात करते वक्त आइजैक और भी गौर से हिसाब लगाता है, अपने स्कोप से ध्यान से देखता है और धीरे धीरे ये अंतिम फैसला करता है कि जुबा एक बड़े कचरे के ढेर के नीचे छुपा हुआ है जहां से उसका पोजीशन बिल्कुल सेफ और स्ट्रेटेजिक लगता है। आइजैक समझ जाता है कि जुबा इतनी कठिन परिस्थितियों में भी इतना समय तक छुपकर अपने आप को सुरक्षित रखता है और साथ ही उस भयंकर गर्मी को भी सह रहा है जो इस इलाके में हो रही है। ये सब देखकर आइजैक को पूरी तरह से यकीन हो जाता है कि ये आदमी सिर्फ एक एमेच्योर नहीं बल्कि एक हाईली ट्रेन्ड प्रोफेशनल स्नाइपर है। जल्द ही आइजैक पानी और थकान के कारण अपने आप को संभाल नहीं पाता और जमीन पर गिर जाता है और हर पल उसके लिए जीना मुश्किल हो रहा होता है। थोड़ी देर बाद स्नाइपर आइजैक को धमकी देता है कि वो उसकी मौत के बाद वो उसके चेहरा की खाल उठाकर और उसकी जुबान को भी उसके सीने पर स्टेपल कर देगा जैसे एक भयंकर जीत की निशानी हो। बाद में आइजैक स्नाइपर को चकमा देने के लिए अपनी हेलमेट और जैकेट एक लकड़ी पर रख देता है ताकि वो दीवार के पार हिलते हुए दिखाई दे, लेकिन अफसोस स्नाइपर इस चाल को समझ जाता है और आइजैक की चाल में नहीं फंसता। इस प्रोसेस के दौरान आइजैक
आइजैक अपना हेलमेट खो देता है, जो अब उसके लिए एक और खतरा बन जाता है। कोई और चारा ना देख आइजैक एक मरे हुए सोल्जर के पास दौड़ता है ताकि उसके बैग से कुछ काम की चीज मिल सके। वापस आने पर वो देखता है बैग में पानी और कैंडी मिलती है, जो वो तुरंत खा लेता है, लेकिन रेडियो काम नहीं करता। जुबा इस रिस्क को उठाने की सजा देता है, दीवार पर गोली चलाकर उसके स्कोप को और नुकसान पहुंचा देता है। आइजैक को अपनी रेडियो सिग्नल में कुछ गड़बड़ महसूस होती है और वो समझ जाता है कि मैथ्यू जिंदा है। वो मैथ्यू को जोर से पुकारता है और स्नाइपर की लोकेशन बताता है। मैथ्यू तुरंत एक मेटल का टुकड़ा निकालता है ताकि कचरे की ढेर को देख सके और धीरे धीरे अपनी राइफल पकड़ने के लिए आगे बढ़ता है। इसी बीच मैथ्यू अपनी राइफल सेट करता है और बिना देखे ही कचरे की ढेर की तरफ गोली चलाता है। अपनी सारी गोलियां इस्तेमाल कर लेता है। आइजैक भी गोली चलाता है ताकि आवाज सिर्फ उसकी तरफ से आने का नाटक हो और स्नाइपर को धोखा दे सके। लेकिन जैसे ही मैथ्यू अपनी गन रीलोड करने लगता है, स्नाइपर उसे गोली चला देता है जो सीधा उसके कंधे पर लगती है। ये देखकर आइजैक उसे कहता है कि वो धीरे धीरे उसकी तरफ आए, लेकिन अफसोस मैथ्यू आइजैक तक पहुंचने से पहले ही अपने सर के पीछे गोली खा लेता है और तुरंत उसकी मौत हो जाती है। थोड़ी देर बाद जुबा आइजैक से पूछता है कि जब जंग खत्म हो गई है तो वो अब तक यहाँ क्या कर रहा है। आइजैक कुछ देर चुप रहता है, फिर बताता है कि वो यहाँ इसलिए है क्योंकि असल में डैन का कातिल वो खुद है। वो कबूल करता है कि जब वो एक दुश्मन स्नाइपर पर गोली चला रहा था तो गलती से वो गोली डैन पर लग जाता है। तब से आइजैक सबसे झूठ बोलता आया है कि उसके दोस्त की मौत दुश्मन की हाथ हुई थी। जब आइजैक स्नाइपर से बात कर रहा होता है, उसका रेडियो ट्रांसमीटर से कुछ आवाज सुनाई देती है। वो तुरंत रेडियो तक पहुंचता है और बेस पर संपर्क करने की कोशिश करता है, लेकिन उसकी बदकिस्मती से रेडियो इतना डैमेज हो चुका था कि वो सिर्फ कुछ आवाज सुन सकता है, लेकिन मदद मांगने की कोई तरीका नहीं होता। आइजैक के लिए ये एक बड़ा झटका होता है जब वो सुनता है कि जुबा भी उस कन्वर्सेशन में शामिल हो गया है। जुबा आइजैक का नाम लेकर मदद मांगता है, जिससे आइजैक को एहसास होता है कि इतने समय से जुबा अमेरिकन कम्युनिकेशन को हैक कर रहा था। वो एक फौजी की तरह मदद की गुहार लगा रहा था ताकि बैकअप टीम्स को यहाँ बुलाया जा सके, जिससे वो आसानी से उन्हें मार सके। अगले सीन में आइजैक होश में आता है और देखता है कि एक कौवा उसके घाव पर नोच मार रहा है। दर्द और थकान के बावजूद वो किसी तरह अपनी हिम्मत जुटाता है और मैथ्यू की स्नाइपर राइफल को अपनी तरफ खींचता है। इसी दौरान हेलीकॉप्टर वहां पहुंचती है, लेकिन बिना ये जाने कि ये एक जाल है। आने वाले सोल्जर को बचाने के लिए आइजैक अपनी पूरी ताकत लगाकर दीवार को जोर से धक्का देता है, जिससे वो गिर जाता है और धूल का एक बड़े धुआं बन जाता है, जो जुबा के लिए आइजैक की सही लोकेशन ढूंढना मुश्किल हो जाता है। ये चाल आइजैक को कुछ वक्त और सुरक्षा देने की कोशिश होता है ताकि वो अपनी आखिरी कदम उठा सके। स्नाइपर की लोकेशन मिलने के बाद आइजैक अपनी राइफल से एक गोली चलाता है, लेकिन वो ये नहीं जान पाता कि उसकी गोली निशाना पर लगी या नहीं। अपनी निशानी का पता लगाने के लिए वो अपनी जगह से उठकर खड़ा होता है, लेकिन हैरानी की बात ये होती है कि स्नाइपर उस पर वापस गोली नहीं चलाता। ये देखकर आइजैक को ये लगता है कि उसकी गोली सही लगी है और या तो स्नाइपर घायल हो चुका है या फिर वो मर गया है। ये सोचकर आइजैक को कुछ देर के लिए शांति का एहसास होता है, लेकिन उसके मन में अभी भी एक शक और खौफ बना रहता है। जल्द ही हेलीकॉप्टर लैंड करता है और आइजैक को तुरंत स्ट्रेचर पर उठाकर ले जाती है, जहां उसका तुरंत मेडिकल इलाज शुरू कर दिया जाता है। अचानक जुबा वापस अपनी पोजीशन से गोली चलाना शुरू कर देता है। एक एक करके वो मेडिकल सोल्जर्स को मार देता है और फिर पायलट को भी निशाना बना लेता है। हेलीकॉप्टर तेज गति से नीचे गिर जाता है, जमीन से टकराकर क्रश हो जाता है, जिसमें प्लेन पर मौजूद
सभी लोगों की मौत हो जाती है। फिर क्यूबा दोबारा से यूएसए की कम्युनिकेशन लाइन को हैक कर लेता है और एक अमेरिकन सोल्जर बनकर अगले शिकार की टीम को फंसाने के लिए मदद मांगने का नाटक करता है। और इसी सीन से ही इस मूवी का एंड यहीं पर हो जाता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस।